फॉलिक एसिड के आयरन सप्लीमेंटेशन के बाद में है आयरन, कैल्शियम, एल्बेंडाजोल। ये 3.2 है, वो केवल गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए स्पेसिफिक दिया गया है। इसमें बिंदु है हितग्राही एल्बेंडाजोल की गोली प्राप्त और सेवन, फॉलिक एसिड प्राप्त और सेवन, आयरन फॉलिक एसिड प्राप्त और सेवन, कैल्शियम की गोली प्राप्त और सेवन। इसमें दिया हुआ है गर्भवती महिलाएं, तो इसमें प्राप्त में हमें गर्भवती महिलाओं की संख्या लिखनी है कि कितनी गर्भवती महिलाओं को गोलियां प्राप्त हुई और उनमें से कितनी गर्भवती महिलाओं द्वारा गोलियों का सेवन किया गया। प्राप्त में कृपया गोलियों की संख्या नहीं लिखना है, कृपया सभी इस चीज को ध्यान रखेंगे कि एल्बेंडाजोल की गोली कितनी गर्भवती महिलाओं को प्राप्त हुई और उनमें से कितनी गर्भवती महिलाओं द्वारा सेवन किया गया। इसी प्रकार कितनी गर्भवती महिलाओं द्वारा गर्भवती महिलाओं को रिपोर्टिंग मंथ में फॉलिक एसिड की टेबलेट प्राप्त हुई और उनमें से कितने द्वारा सेवन किया गया। आगे आयरन फॉलिक एसिड, कितनी गर्भवती महिलाएं ऐसी हैं जिनको आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट प्राप्त हुई और उनमें से कितनी गर्भवती महिलाओं द्वारा इसका सेवन किया गया। और इसी प्रकार कैल्शियम की गोली है कि कितनी गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की गोली प्राप्त हुई और उनमें से कितने के द्वारा सेवन किया गया। नीचे एक बिंदु है धात्री महिलाएं, चूंकि धात्री महिलाओं को एल्बेंडाजोल की गोली और फॉलिक एसिड की टेबलेट दिए जाने का प्रोविजन नहीं है, आयरन और कैल्शियम की गोली दिए जाने का प्रोविजन है, इसीलिए आगे इसमें 4 कॉलम को ब्लॉक कर दिया गया है। इसमें धात्री महिलाओं में कितनी धात्री महिलाएं ऐसी हैं जिनको आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट प्राप्त हुई है और उनमें से कितने के द्वारा सेवन किया गया। आगे कैल्शियम की गोली के लिए भी सेम है कि कितनी को प्राप्त हुई और कितने लोगों के द्वारा, कितनी गर्भधात्री महिलाओं के द्वारा सेवन किया गया। अगला है विटामिन ए का अनुपूरण बच्चों के लिए 3.3 में सभी लोगों को मालूम है कि विटामिन ए का अनुपूरण साल में 2 बार किया जाता है जब दस्तक अभियान चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक बार 9वें मंथ में जब मीजल्स का टीका लगता है उस समय खसरे के टीके के साथ में विटामिन ए दिया जाता है, परंतु उसकी जानकारी पूर्व में बिंदु क्रमांक 2 में हम दर्ज कर चुके हैं। इसलिए इसमें केवल दस्तक अभियान के दौरान जो विटामिन ए का अनुपूरण किया जाता है केवल उसी की जानकारी ही दर्ज की जाए। संभवतः यह भी प्रयास किया जाएगा कि वर्ष में 2 बार ही इस पोर्टल को इसमें ओपन किया जाएगा जिसमें डेटा फीड किया जा सके। शेष मंथ में ये ब्लॉक्ड रहेगा क्योंकि बहुत सारी इसमें गलत सलत जानकारियां हर महीने कार्यकर्ताएं भर देती हैं, जबकि इसमें केवल दस्तक अभियान के दौरान जो विटामिन ए का अनुपूरण वर्ष में 2 बार किया जाता है 6-6 माह के अंतर में, केवल उसी महीने में ही ये रिपोर्टिंग की जानी है। उसके अतिरिक्त माहों में इसकी रिपोर्टिंग कृपया नहीं की जाए। अगला बिंदु है कृमिनाशन सेवन बच्चों एवं किशोरियों हेतु। कृमिनाशन सेवन भी वर्ष में एक बार राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस के दौरान ये कृमिनाशन किया जाता है जब डीवर्मिंग डे हम मनाते हैं, और डीवर्मिंग डे के 10-15 दिन के अंदर हम उसका एक मॉप अप राउंड चलाते हैं। केवल ये 2 अवधि में ही केवल एल्बेंडाजोल की गोलियों की जानकारी इसमें दर्ज की जाए, वर्ष भर इसमें जानकारियां दर्ज नहीं की जानी है। 1 से 2 वर्ष के बच्चे, 2 से 5 वर्ष के बच्चे, 6 से 10 वर्ष के शाला त्यागी बच्चे और शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं, इसमें उन बच्चों की संख्या या बालिकाओं की संख्या दर्ज की जानी है जिन्हें डीवर्मिंग डे के दौरान या मॉप अप डे के दौरान एल्बेंडाजोल की गोलियां प्रदाय की गई या जिनका कृमिनाशन किया गया। तो ये सेक्शन 1 से लेकर 3 तक के इसमें बिंदुओं में यदि किसी के भी कोई क्वेरी हो या कोई भी प्रश्न हो तो वो सादर आमंत्रित हैं, कृपया आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आपको हैंड रेज करना होगा। नहीं, सबको अनम्यूट कर दिया क्या? हैंड रेज करना पड़ेगा। आप या तो हैंड रेज करिए या चैट में जाके अपने सवाल लिख के भी पूछ सकते हैं। 1 मिनट का समय है, अगर कोई सवाल नहीं आया तो हम अगले सेक्शन में चले जाएंगे। कोई सवाल नहीं आया अभी तक।
देखिए आनंद, आप देख सकते होंगे जो चैट में जो आ रहा है 2 नंबर बिंदु को लिखा हुआ है। एक प्रश्न है सर 2 नंबर। हाँ, 2 नंबर बिंदु समझा दीजिएगा। और उसके ऊपर एक जो और बड़ा इंटरेस्टिंग जो लिखा है, परियोजना बढ़ौत से, कि सर पढ़ तो हमने लिया है, पढ़कर पुनः पढ़कर सुनाने से क्या फायदा। तो परियोजना बढ़ौत, आप ये बता दें कि आपको किस तरह से आपको मतलब समझना है। ठीक है, मतलब हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे चर्चा की जा सके। अगर बिना पढ़े चर्चा की जा सकती है तो आप बता दें कैसे हो सकती है वो। ठीक है, आप इस पे लिख के बता दें। ठीक है, तो आनंद आप 2 नंबर पॉइंट फिर से क्लियर कर दें। 2 नंबर बिंदु पर मैं फिर से आ जाता हूँ सर। तारकेश्वर सर थोड़ा सा 2 नंबर बिंदु को फिर से एक बार ले लेते हैं। 2 नंबर बिंदु में जो पहले हम लोग एमपीआर दर्ज करते थे उसमें केवल हम लोग गर्भवती महिलाओं की नवीन पंजीयन की संख्या ही दर्ज करते थे। उसके अलावा उनकी एएनसी जांच या बाकी जानकारियां हम लोग दर्ज नहीं करते थे। इस बार इसको जो है विस्तार दिया गया है और इसमें पहला बिंदु मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूं, पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या। इसमें पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या में जो मंथ में नवीन गर्भवती पंजीकृत की जाएंगी रिपोर्टिंग मंथ में, केवल उन्हीं की संख्या इस माह में दर्ज करना है। और अप्रैल से इस माह तक में, अप्रैल से लेकर कुल संचयी जानकारी इस माह तक की जानकारी को सम्मिलित करते हुए इसमें अप्रैल से इस माह तक में संख्या दर्ज करेंगे। इसमें 2 कॉलम है, एक माह की रिपोर्टिंग और दूसरा अप्रैल से इस माह तक की रिपोर्टिंग। माह में केवल नवीन पंजीकृत महिलाओं की संख्या ही दर्ज करेंगे और अप्रैल से इस माह तक में उन संख्या को शामिल करते हुए अप्रैल से लेकर अभी तक जितनी भी गर्भवती महिलाओं की हमने नवीन पंजीयन किया है जानकारी हम इसमें संचयी रूप से दर्ज करेंगे। नवीन पंजीकृत महिलाओं में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो प्रथम तिमाही में हमने दर्ज कर ली है। 1.1 पे वो आएगा कि नवीन पंजीकृत में से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही दर्ज कर चुके हैं। आगे 2.1 से लेकर 2.8 तक में एएनसी चेकअप्स की जानकारी है, जिसमें यह है कि फर्स्ट एएनसी कितने की होनी है और 2.2 में है उनमें से कितने की फर्स्ट एएनसी हुई। 2.3 में है दूसरा प्रसव पूर्व जांच कितने का होना है और 2.4 में है दूसरा प्रसव पूर्व जांच उनमें से कितने का हुआ। 2.5 में है तीसरी एएनसी कितने की होनी है और उनमें से कितने की थर्ड एएनसी हुई और इसी प्रकार चौथी एएनसी कितने की होनी चाहिए थी और उनमें से चौथी एएनसी कितने की हुई। केवल ये 4 बिंदु है 2.1 से 2.8 तक, जिसमें पहला है ड्यू लिस्ट कितने की है और दूसरा उनमें से कितने की एएनसी हुई। तीसरा नंबर बिंदु है इसमें कुल गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनमें खतरे के लक्षण पाए गए। माह के दौरान जो पंजीकृत गर्भवती महिलाएं की संख्या है उनमें से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें खतरे के लक्षण पाए गए हैं या जिनको हम हाई रिस्क महिलाएं उनमें से कितनी मिली है हमको। दूसरा नंबर बिंदु में, तीसरे नंबर बिंदु में हाई रिस्क की जानकारी हमको दर्ज करनी है। चौथे नंबर बिंदु में महीने में कुल कितने प्रसव हुए हैं। चौथे नंबर बिंदु में कुल महीने में कितने प्रसव हुए हैं उस महीने की जानकारी भरनी है और आगे संचयी जानकारी भरनी है। कुल प्रसव में से कितने संस्थागत प्रसव हुए हैं उनकी जानकारी इस माह में भरनी है और संचयी जानकारी भी हमको भरनी है। और इसी प्रकार छठवें नंबर बिंदु में महिलाओं की मृत्यु की जानकारी भरनी है, जिसमें गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान और प्रसव के 42 दिन के भीतर कुल 3 इसमें कॉलम बने हुए हैं। तीनों का योग हमको 6 नंबर बिंदु में भरना है। दूसरा कुछ चैट्स आ रहे थे, इसमें मैं देख रहा था कि ये पहला नंबर बिंदु के लिए पूछ रहे हैं दर्ज हितग्राहियों की संख्या। तो पहले नंबर बिंदु में मैं ये बता दूं कि दर्ज हितग्राहियों की संख्या मतलब माह में कुल दर्ज हितग्राहियों की संख्या है, जिसमें नवीन और पुराने सभी शामिल होंगे।